इस पर हम बातचीत करेंगे। राम भवन के मालिक शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इन सामानों में दरअसल जो सामान बरामद किए गए हैं उसमें इंग्लैंड का पुराना बेशकीमती टाइपराइटर बरामद किया गया है और एक जर्मनी की दूरबीन भी बरामद की गई है। तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये सामान सुभाष चंद्र बोस के ही रहे होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक 22 बक्सों को खोला जा चुका है, जिसमें जर्मनी की एक कीमती दूरबीन भी सामने आई है, जिसे फौज में इस्तेमाल किया जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जिंदगी के कुछ साल जर्मनी में भी बिताए थे। अब सवाल ये है कि आखिर एक संत या बाबा को आखिर फौज की दूरबीन से क्या काम हो सकता है। गुमनामी बाबा के सामान में एक आला दर्जे का बेशकीमती टाइपराइटर भी मिला है, जिस पर मेड इन इंग्लैंड की मुहर है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निकला है वो फौज में काम आने वाली जर्मनी की बनी हुई एक बहुत ही हैवी क्वालिटी की दूरबीन मिली है और ब्रिटिश टाइपराइटर कंपनी का एक मेड इन इंग्लैंड का एक टाइपराइटर मिला है और एक अभी वो मिला नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हम लोगों को है कि नेताजी के जो पत्र थे उन सारे पत्रों का संकलन करके नेताजी रिसर्च ब्यूरो से एक किताब छपी थी, वो किताब इसमें रखी है। गुमनामी बाबा के बक्सों से बड़ी संख्या में पुस्तकें भी मिली हैं, जिसमें से कई बंगाली भाषा में हैं। बाकी तो लगभग सभी ज़्यादातर इसके अंदर पुस्तकें हैं। पुस्तकों में भी ताजुब होता है कि किस तरह के संत महात्मा थे ये, कि हर चीज़ का उपयोग उनके गुण और उनके काम आने की विधि की किताबें इनके पास निकल रही हैं। इन सामानों की जांच के लिए एक टेक्निकल टीम बनाई गई है। जांच के बाद इन्हें अयोध्या के संग्रहालय में भेजा जा सकता है। उनको सोचना चाहिए, जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं मेरी बात को कि ये कौन थे, उनका कहना है कि कोई बाबा रहता था। अब बाबा के पास ये दूरबीन क्यों निकलेगी, बाबा के पास ये ब्रिटिश का बना हुआ टाइपराइटर क्यों निकलेगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि शक जाहिर करती है कि सामान कहीं ना कहीं से नेताजी से संबंधित हैं, जो कि मतलब इतने सिस्टमेटिक तरीके। अब जापान की कराकरी निकल रही है, ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती है, किसी संत के बारे में या किसी बाबा के बारे में या कि किसी और के बारे में, जहाँ के लिए जांच चल रही है। गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे या फिर नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन उनका सुभाष चंद्र बोस से कुछ न कुछ नाता तो जरूर लगता है, क्योंकि बोस के परिवार के कई सदस्यों ने भी इन सामानों की पहचान की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इस पर बातचीत करने के लिए खुद शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। शक्ति जी, हमें सबसे पहले ये बताइए, क्या इन बक्सों के खुलने के बाद आपको लगता है कि ये सामान सुभाष चंद्र बोस के ही हो सकते हैं? देखिए, इसी बात को लेकर तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट किया है कि ये सामान किसके हैं बताए जाएं। मैं कहूँ मुझको मालूम है सारे सामान किसके हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया को जानना चाहिए कि सामान किसके हैं। हाईकोर्ट में जो रिट हमारी थी उसको वो इसी विषय को लेकर थी कि जो फैजाबाद में हमारे घर पे रह रहे थे गुमनामी बाबा के रूप में जी, उनके सामानों की जांच करके बताया जाए कि वो सामान किसके हैं, और जांच करने के पहले उन सामानों को प्रिजर्व करने की व्यवस्था की जाए, वरना कल को अगर जांच होनी होगी तो कोई सामान ही नहीं रहेगा इस स्थिति में कि जांच उनकी कराई जा सके। और सन 86 में जो ललिता बोस जी ने जो हाईकोर्ट के द्वारा आदेश कराया था उसमें साफ साफ लिखा था कि सारे सामानों की इन्वेंट्री बना के सुरक्षित मालखाने में रखा जाए। मालखाने में तो सामान रख लिए गए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बीच में 2 ही 3 बार खाली हमने कभी कभी जाके डीएम से परमिशन लेके उन सामानों की साफ सफाई और उस पर ये जो गोलियां वगैरह होती हैं कीड़ा उनको डलवाया है। बाकी तो आज तक उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सामान बोस का ही हो, जो बोस ने ही अपने किसी सहयोगी को दे दिया हो, या फिर ये सामान गुमनामी बाबा के पास किसी तरीके से पहुंच गया हो। नहीं, हम किसी भी इस तरह की भावना से इनकार नहीं करते हैं। हर तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है जो चीज़ यहाँ पर मिल रही है, जो एक आधार बन सकता है कि वो नेताजी थे या उनके कोई करीबी थे। वो सबसे बड़ा आधार जो आज की तारीख में है वो है उनकी हैंड राइटिंग। उनकी हैंड राइटिंग शुरू से लेकर आज तक की हैंड राइटिंग अगर मिलाई जाए, और उसको जो हमारे इंडिया के जाने माने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं बीलाल साहब, उन्होंने उसको मिलाया भी है और उन्होंने माना भी है कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है। इसके अलावा
कुछ और लोगों ने विदेशों में उनकी हैंडराइटिंग भी मिलवाई है, जहाँ तक मेरी जानकारी में बात आई है। उन लोगों ने भी कहा है कि वही हैंडराइटिंग है जो नेताजी की थी, वही गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग है, जो कि सन 85 16 सितंबर को उनकी डेथ हो रही है और 14 सितंबर तक की उनके अखबारों पे उनकी जो है कटिंग्स पे उनके नोट्स लिखे हुए हैं। जी, पूरी तरह से हैंडराइटिंग उनकी मेल खा रही है। जी, तो बिल्कुल बहुत कुछ समानता है गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस में। शक्ति सिंह जी हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल सामानों की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। सामान जो मिले हैं ये जर्मनी के दूरबीन बताई जा रही है, मेड इन जर्मनी इस पर लिखा हुआ है और सेना इस दूरबीन का इस्तेमाल करती है ये बताया जा रहा है। तो आखिर सेना का इस्तेमाल करने वाली दूरबीन एक बाबा के पास क्या कर रही थी? इनके सामान जो खुल रहे हैं, बक्से खुल रहे हैं, ये इंग्लैंड का टाइपराइटर है, बेशकीमती टाइपराइटर ये कहा जा रहा है। एक बाबा के पास टाइपराइटर की क्या ज़रूरत है? बाबा के पास ये टाइपराइटर कहाँ से पहुंचा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ चिट्ठियां मिली हैं और इन चिट्ठियों के बारे में शक्ति सिंह कह रहे हैं कि हैंडराइटिंग जो है गुमनामी बाबा की वो सुभाष चंद्र बोस की हैंडराइटिंग से मिलती जुलती है। यहाँ तक कहा गया है कि सामानों को जब सुभाष चंद्र बोस की भतीजी ने देखा तो उन्होंने ये तक कह दिया था, उनके मुंह से ये निकल गया था कि ये सुभाष चंद्र बोस के सामान है। माँ काली की तस्वीर भी देखिए, ठीक है, बाबा के पास भगवान की तस्वीर हो सकती है, लेकिन ये जो सामान है ये देखिए, जर्मनी की दूरबीन है जो सेना में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। सेना इस तरह के दूरबीन का इस्तेमाल करती है। दरअसल राम भवन के मालिक शक्ति सिंह ने यह दावा किया था कि जब सुभाष चंद्र बोस की भतीजी ने गुमनामी बाबा के सामानों को देखा तो वो ये कहकर रोने लगी कि ये नेताजी का ही सामान है। क्या सुभाष चंद्र बोस फैसलाबाद में गुमनामी बाबा यानी भगवान जी के रूप में एक गुमनामी जिंदगी जी रहे थे? कुछ लोगों का कहना है कि गुमनामी बाबा के रहने का जो तरीका था उससे वो संत कम एक फौजी ज्यादा लगते थे। उनकी भतीजी ललिता बोस यहाँ आई और उन्होंने सामानों को देखा। देखने के बाद सामानों को वो बिलख बिलख कर रोने लगी कि ये तो मेरे चाचा का सामान है। उसके बाद पुराने फोटोग्राफ वगैरह निकाल के कि ये मेरे ताऊ की फ़ोटो है, ये मेरे चाचा की फ़ोटो है, ये मेरे भाई की फ़ोटो है। ये पत्र, उसमें तमाम ऐसे पत्र भी थे जो नेताजी ने अपने सगे संबंधियों को लिखे थे। वो सब पत्र उन्होंने देखे और उसके बाद उन्होंने बताया एक पत्र किसने किसको लिखा है, क्या लिखा है, बंगला में पत्र से सब उन्होंने दिखाया उसको। गुमनामी बाबा के कमरे में जो नक्शा मिला है उससे साफ हो जाता है कि गुमनामी बाबा में कुछ बात तो जरूर थी। देखिए, उनसे मिलने के लिए साल में केवल 2 बार लोग आते थे, एक दुर्गा पूजा में और दूसरा 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है। और उनसे मिलने वाले जो भी लोग आते थे उसमें सब बुजुर्ग रहा करते थे। उनके परिवार के भी 2-3 लोग होते थे और जो उस समय कि इन्होंने विदेश में जाकर जो अपनी सेना बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, उसके जो तत्कालीन जो पदाधिकारी थे वो लोग इनसे, जैसे डॉक्टर पवित्र मोहन राय हो गए, सुनील दास गुप्ता हो गए, सुनील गुप्ता हो गए, ये सब लोग उनसे मिलने आया करते थे। भगवान जी के कमरे से जो किताबें और कागज मिले हैं उसकी लिखावट सुभाष चंद्र बोस की लिखावट से पूरी तरह से मेल खा गई थी। तो क्या भगवान जी ही सुभाष चंद्र बोस थे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि आखिर 18 अगस्त 1945 को नेताजी के साथ क्या हुआ था? सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। इस पर बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक तरीके से मुहिम चलाई और अब ये सच सामने आ सकता है कि क्या गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। दरअसल शक्ति सिंह जी, आपने अपने कई इंटरव्यू में पहले ये भी कहा था कि 23 जनवरी जब सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, राम भवन में जश्न जैसा माहौल होता था और लोग दूर दूर से गुमनामी बाबा से मिलने आया करते थे। कैसा होता था? वो नहीं आते थे, बल्कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ये लोग नहीं आते थे, बल्कि कुछ 7, 8, 10 लोगों का एक ग्रुप होता था जो वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से इनसे मिलने आया करता था और साल में 2 बार वो लोग आते थे। एक 23 जनवरी को जब उनका जन्मदिन पड़ता है और दूसरा दुर्गा पूजा में, जो कि बंगालियों का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार होता है। बाद में मालूम पड़ा कि आने वाले लोग जो हैं वो कोई साधारण लोग नहीं हैं। उसमें आपके आज़ाद हिंद फौज के जो डॉक्टर पवित्र मोहन राय, जो उनकी खुफिया विंग थी, उसके जो चीफ हुआ करते थे वो आते थे। उसमें सुनील दास गुप्ता हुआ करते थे, ये भी बाद में पता चला कि ये आपके INA के अधिकारी रह चुके हैं। सुनील गुप्ता थे, ये भी आया करते थे। जगदीश काली जी थे,
ये भी आया करते थे उनसे मिलने के लिए। इस तरह उनसे मिलने जो लोग भी आते थे वो कोई सामान्य लोग नहीं हुआ करते थे, वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे और उनके तत्कालीन पदाधिकारी रहा करते थे। ये सब लोग आते थे यहाँ पर, 2 दिन 3 दिन रुकते थे, पूरा जश्न का माहौल होता था यहाँ पर, लेकिन उनसे मिल कोई नहीं पाता था। रहते वो लोग थे, जश्न मनाते थे, सारी बातें होती थी, लेकिन उनसे मुलाकात किसी की नहीं होती थी। पर्दे के पीछे से ही तब भी बात होती थी। ठीक है, जो लोग मिलने आते थे वो पर्दे के पीछे रहते थे। क्या आपकी जानकारी में किसी ने कभी गुमनामी बाबा का चेहरा नहीं देखा? ये है शक्ति सिंह जी? बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस तरह से अपने जीवन का 30-35 साल बंद कमरे में बिता देना भी छोटी मोटी उपासना नहीं है। ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। आज एक सड़क पे कोई भिखारी जो एक रोटी का मोहताज हो, एक जोड़ी कपड़े का मोहताज हो, आज अगर उसको दुनिया की सारी सुख सुविधा दी जाए और उससे भी कहा जाए कि तुम एक बंद कमरे में अपनी ज़िंदगी बिता दो, वो कभी नहीं बिता पाएगा। बिल्कुल। उसको भूखे रहना मंजूर है, नंगे रहना मंजूर है, लेकिन रहना चाहेगा उस सड़क के किनारे आज़ादी से ही। तो आज की आज़ादी से बढ़ के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके लिए आदमी अपना कुछ भी छोड़ने को तैयार ना हो। और नेताजी जैसा व्यक्ति, मैं यही तो बार बार कहता हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि देश को आज़ाद दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले, अभी सन 56 में कलकत्ता की एक हमने देखा था, अभी टीवी में आया था, सन 56 में आए थे जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के ब्रिटिश के, जिन्होंने भारत के आज़ादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। उन्होंने एक बात कही थी, उनसे पूछा गया था कलकत्ता में कि आप आज़ादी के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं? तो उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज जी। तो जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर जिसने कि भारत के आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर किया हो, वो व्यक्ति जब कह रहा है कि नहीं साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से ही भारत को आज़ादी मिली है जी, तो बचा क्या फिर उसके बाद? आज की तारीख में सबसे बड़ी भूमिका अगर हमारे आज़ादी में के लिए किसी की रही है तो वो नेताजी की रही है। ठीक है। हमारे देश को आज़ाद कराने के बाद आखिर क्या वजह ऐसी रही, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आई, किन कारणों से उनको इस तरह की गुमनाम जिंदगी बितानी पड़ी, ये भी एक शोध का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शोध का विषय है। शक्ति सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास मैं वापस आता हूँ। कुछ और मसलों पर हम बातचीत करेंगे। तो आज़ादी जिन्होंने दिलाई, आज़ादी में जिनकी बड़ी भूमिका थी, वो एक कमरे में कैद रहे अपने जीवन के लंबे वक्त तक। भूपेंद्र हमारे सहयोगी फैजाबाद से जुड़ रहे। भूपेंद्र, अब जो सामानों की लिस्ट तैयार की गई है उसके आधार पर कोई निष्कर्ष प्रशासन निकाल रहा है या फिर ये सामानों की लिस्ट अभी बनाई जा रही है? एक्सपर्टाइज जो है इस पूरे मामले में वो निष्कर्ष निकालेंगे बाद में कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे या फिर कोई और थे? जी कुंदन, जो सामानों की जो लिस्ट है वो बराबर उसकी एक लिस्टिंग एक बनाई जा रही है। जो 2706 जो सामान है, जो उनके 25 जो बक्से हैं, उन बक्सों में से सामानों को निकाला जा रहा है। बराबर से उनकी लिस्टिंग है, वो पूरी लिस्टिंग एक बनाई जा रही है। और हालांकि ये सवाल जो आपने पूछा है, इसका जवाब तो जब सारे बक्से जब खुल जाएंगे उसके बाद ही पूरा सारी चीजें साफ होकर के सब आएंगी निकल के। जी कुंदन, कौन ये तय करेगा, हमें बताइए भूपेंद्र, कि कौन ये तय करेगा कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे और ये कब तक तय हो सकता है? भूपेंद्र, सुन पा रहे आप हमें? संपर्क लगता है कि भूपेंद्र से कट गया। तो लिस्ट बनाई जा रही है, 25 बक्से अभी तक खुल चुके हैं, उनमें जो सामान मिले हैं उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। उन सामानों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंग्रेज़ी किताबें थी, बंगाली की किताबें थी उनके पास, चिट्ठियाँ हैं और हैंड राइटिंग जो चिट्ठियों की है वो सुभाष चंद्र बोस से हैंड राइटिंग मिलती है। गुमनामी बाबा किसी के सामने नहीं आते थे, भगवान जी के नाम से मशहूर थे। राम भवन में आखिरी वक्त में वो रहे और वहाँ के जो मालिक है शक्ति सिंह, वो एक मुहिम के तहत उनके सामानों की लिस्टिंग करवा रहे हैं। कोर्ट की इजाज़त के बाद सामानों की लिस्ट तैयार की जा रही है और शायद उम्मीद कीजिए कि जल्द ही इस पर से पर्दा उठ जाएगा कि गुमनामी बाबा जो थे, जिन्हें भगवान जी भी लोग कहते थे प्यार से, जो किसी के सामने नहीं आते थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे या फिर कोई और थे। वो शक्ति सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं इस मसले पर। शक्ति सिंह जी, गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस न होने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जैसी बहादुर शख्सियत वाला शख्स कभी इतने दिनों तक कहीं गुमनाम होकर नहीं रह सकता। अगर वह जिंदा होते तो दुनिया के सामने ज़रूर आते।
मुखर्जी कमीशन, इनके जो असिस्टेंट थे मिस्टर पांजा, इनसे मैंने ही रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा था कि अगर कहीं पे उनके बारे में कोई जानकारी आपको मिल सकती है तो सिर्फ फैजाबाद की ट्रेजरी मिल सकती है, बाकी आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा उनके लिए। उसके बाद जब पांजा साहब यहाँ आए थे, उन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन लेके सामानों को एक बार देखा और देखते उन्होंने जाके मुखर्जी साहब को बताया। फिर मुखर्जी साहब खुद फैजाबाद आए। उन्होंने करीब लगभग 10 दिन तक यहाँ पर कैंप किया था फैजाबाद में। यहाँ के सारे गवाहों के उन्होंने बयान लिए थे, मेरा भी बयान उसमें दर्ज हुआ था। मैंने उनको जो बातें थी उस समय की बताई थी। सामान तो कोई ऐसा था नहीं जो उनको दिखा सकूं, लेकिन बातें मैंने बताई थी कि क्या क्या आधार है जिनके आधार पर उनको हम नेताजी मानते हैं या वो नेताजी हो सकते हैं। जी, शुक्रिया शक्ति सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका। तो बहुत समानताएं नेताजी और गुमनामी बाबा के बीच हैं जो सामान्य निकल रहे हैं। उसके आधार पर भी कहा जा रहा है, हैंडराइटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि जो नेताजी की हैंडराइटिंग थी उसी से हूबहू हैंडराइटिंग गुमनामी बाबा की भी थी, जो वो चिट्ठियां लिखा करते थे, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आते।